Welcome to Learning Group. Today we are going to discuss the chapter of class 10 physics light chapter. In this chapter we will discuss the two phenomena reflection and refraction. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो वो हम पढ़ेंगे इसमें कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है. तो लेट वी डिस्कस दैट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे चैप्टर का नाम ही है लाइट, तो हमारा जो मेन कंसेप्ट माइंड में आता है कि सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि लाइट होता क्या है. तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं कहीं पर भी. जैसे अगर आप अभी एक रूम में बैठे हुए हो तो उस रूम में अगर लाइट एनर्जी है वहाँ पर, तो आप उस रूम में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देगी. तो सिंपली लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि लाइट बनी किस चीज़ की बनी होती है. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी होती है. जैसे आपने जब 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो साउंड वेव्स थी वो एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स होती थी. वेव्स, मैकेनिकल वेव्स उनको कहा जाता है जिनको अपने प्रोपगेशन के लिए, अपनी जर्नी के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. लेकिन हम देखते हैं कि लाइट तो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है. और उसका एक सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि हम देखते हैं कि यूनिवर्स में सन है और सन की लाइट अर्थ तक आ पा रही है. लेकिन जब सन की लाइट ट्रैवल करती है अर्थ तक आने के लिए तो वो वैक्यूम से पास होती है, और वैक्यूम में तो देयर इज़ नो पार्टिकल. तो इट मीन्स कि लाइट जो है वो विदाउट मीडियम, विदाउट पार्टिकल्स भी ट्रैवल कर सकती है. और ऐसी वेव्स जो विदाउट पार्टिकल्स भी ट्रैवल कर सकती है, ऐसी वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट की ये भी एक बड़ी प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. इट मीन्स कि अगर कभी भी इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आती है तो ये उस ऑब्स्टेकल को पार करके नहीं जा सकती. कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आती है, ओपेक ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते. तो अगर सपोज करो लाइट अभी जा रही है, उसके बीच में आपने कोई ऐसी ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई कार्डबोर्ड या कोई भी चीज़ रख दी, तो लाइट उस पर पड़ने लगेगी और अब उस ओपेक ऑब्जेक्ट की पीछे की तरफ एक शैडो बन जाएगी. तो लाइट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि शैडो बनती है जस्ट बिकॉज कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. तो जितनी भी ऑब्जेक्ट इसके ऑब्स्टेकल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इसके रास्ते में आती है उनकी शैडो बनने लग जाती है. नाउ वी विल डिस्कस द मेन फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है कि जब कभी भी एक शाइनिंग सरफेस होगा, या जैसे अगर आप देखोगे कि मिरर होता है तो उस पर एक साइड पीछे पेंट रहता है और एक तरफ शाइनिंग सरफेस रहता है. तो लाइट कभी भी जब किसी शाइनिंग सरफेस, मेटल पे या मिरर पे, कभी भी ऐसे शाइनिंग सरफेस पर पड़ती है तो उसका ज़्यादातर अमाउंट उस सरफेस पे पड़ने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाता है. इट मीन्स वापस लौट जाता है. तो इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं कि लाइट जिस मीडियम से आई तो किसी शाइनिंग सरफेस से टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में लौट जाए. तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है कि अगर सपोज करो वो मीडियम एक साइड से पेंट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कोई ग्लास हुआ, तो लाइट जो है उसके आर पार हो जाएगी. तो जब लाइट ऐसे आर पार हो जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है बिकॉज उसका मीडियम बदल रहा है. जैसे अभी लाइट एयर से पास हो रही है, जब कांच उसके रास्ते में आया तो वो कांच से पास हुआ, या पानी आया रास्ते में तो पानी से पास हो रहा है. तो जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके कारण लाइट थोड़ा बैंड हो जाती है. जिस रास्ते से वो जा रही होती है उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है. तो ये जो लाइट का बेंडिंग होने का फिनोमिना है, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ जैसे आपने अभी ऊपर रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो जो आने वाली रे होती है उसे हमेशा इंसिडेंट रे कहा जाता है. और जब मिरर से टकरा के कोई रे वापस जाती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है. किसी भी सरफेस पर आप 90 डिग्री पर, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पर 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है जिसे नॉर्मल कहा जाता है, जो आगे भी डायग्राम के जरिए क्लियर हो जाएगा. और जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट है, इन दोनों के बीच में जो एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी एक थिंग है जिसकी एक इमेज बनाई जाती है स्क्रीन पर. जैसे आप देखते हो प्रोजेक्टर से सिनेमा थिएटर्स में कि सो मैनी इमेजेस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इमेजेस क्या है? इट जस्ट अ इंटरसेक्शन ऑफ रेज. जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जिस जगह वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हम एक वाइट कलर की स्क्रीन लगा देते हैं और हमें इमेजेस दिखना स्टार्ट हो जाती है. तो इमेजेस कुछ नहीं होता है, जस्ट रिफ्लेक्शन के कारण रेज का इंटरसेक्शन होता है. इमेजेस दो तरह की होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज.
रियल इमेज वो होती है जो आपको स्क्रीन पर मिल सकती है, जैसे आपने सिनेमा थिएटर्स में देखा होगा कि जब प्रोजेक्टर्स को लगाया जाता है तो उनमें से जो रे निकलती है तो वो रियल में कहीं इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पर हमने स्क्रीन लगा रखा है तो हमें स्क्रीन पर इमेजेस मिलना स्टार्ट हो गया, तो इट मीन्स वो रियल इमेजेस है। और रियल इमेजेस की एक खास बात ये भी होती है कि ये हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, तो इसीलिए प्रोजेक्टर को उल्टा टांगा जाता है ताकि उसकी सीधी इमेज बने। अगर आप प्रोजेक्टर को सीधा टांग दोगे तो आपको स्क्रीन पर सब उल्टा दिखाई देगा। वर्चुअल इमेज होती है जो हमारे माइंड का इल्यूजन है, एक्चुअली रियल में वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही। जैसे कि आप प्लेन मिरर में जब अपने आप को देखते हो तो अगर आप प्लेन मिरर में देखोगे तो उस टाइम पर जब रेज वहाँ पर टकराती है तो वो वहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रही, केवल हमारा माइंड जो है वो बैक ट्रैकिंग करता है कि मिरर के अंदर ये कहीं जाके टकरा रही है। क्योंकि अगर वो रियल में टकरा रही होती तो अगर आप मिरर के ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा लगाओगे तो आप वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं देख पाओगे। तो इट मीन इज जस्ट एन इल्यूजन। इन रियल देयर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ रेज, देयर इज नो इमेज फॉर्म्ड। नाउ सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। जैसे मैंने कहा था कि जो नॉर्मल होता है एक्चुअली नॉर्मल बनाता है सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है दैट इज़ एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहाँ पर ये तीनों रे मिलती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेगा। पहला लॉ ये होता है कि एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। नाउ सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पर मिलती है। दिस इज द सेकेंड लॉ। नाउ प्रॉपर्टी फाउंड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहा जाता है जिसमें डेली आप अपना फेस देखते हो, जो ड्रेसिंग में लगा होता है आपका, वही प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाते हैं उनकी कुछ खास बात ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, कि हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करता है, हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और इरेक्ट बनाता है सीधी। इट मीन्स अगर आप अपने आप को जैसे देखोगे, जैसे आप हो सीधे खड़े हो तो आप सीधे ही देखोगे अपने आप को, कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। एंड ऑफ द सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। सेम डिस्टेंस, मिरर से जितना दूर आप हो उतना ही दूर मिरर के अंदर आपको आपकी इमेज फील होगी। एंड लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड होता है जैसे आप ये रेड वर्ड देखो, अगर ये रेड वर्ड आप मिरर के अंदर देखोगे तो आपको ये उल्टा दिखाई देगा कुछ ऐसे। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की एक खास बात होती है कि वो हमेशा लेफ्ट राइट साइड्स का रिवर्सल कर देता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है वो इमेज की राइट बन जाती है, और जो ऑब्जेक्ट की राइट है वो इमेज की लेफ्ट बन जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द लैटरल इन्वर्जन। और इसलिए इसकी एक एप्लीकेशन होती है एम्बुलेंस वैन, कि एम्बुलेंस वैन पर जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा जाता है वो रिवर्सल ऑर्डर में इसलिए लिखा जाता है ताकि जब आगे कोई गाड़ी जा रही होगी तो वो अपने रियर व्यू मिरर से देख लेगा, तो वो उल्टा लिखा गया है वैन पे तो उसमें मिरर में उसको सीधा दिखाई देगा, और ताकि वो पीछे एम्बुलेंस को देख के जो भी आगे गाड़ी जा रही होगी वो इमरजेंसी केस देख के साइड दे देगा। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये कैंडल है यहाँ पर, तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली हमेशा हर ऑब्जेक्ट से निकलती तो बहुत सारी रे है, लेकिन हमें क्योंकि उसकी इमेज बनानी है तो हमें मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 2 ही रे लेके चलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रे निकली, पहली ये निकली, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस सरफेस के साथ में, तो जितना यहाँ पे एंगल आई बना उतना एंगल आर बनाते हुए ये चली गई। एंड सिमिलरली सेकंड रे गई। अब दोनों रे ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, तो इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वो बैक ट्रैकिंग करेगा कि इनको अगर पीछे कहीं मिलाए तो क्या ये मिल जाएगी, और ये यहाँ पे हमें पीछे मिलती हुई दिखाई देगी, और वहीं पर आपकी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। इसके बाद बात आ जाती है स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेयर जैसे नाम से क्लियर है, स्फेयर होता है जैसे आपकी कोई भी गोल चीज़ जिसका एक वॉल्यूम भी होता है, जैसे आपकी अर्थ हो गई, पृथ्वी, मून, ये सब स्फेयर्स हैं। तो ऐसे ही होलो स्फेयर्स होते हैं, यानी कि अंदर से खोखले, लेकिन उन पे एक साइड पेंट रहता है और एक तरफ उनका शाइनिंग सरफेस रहता है, तो वो कर्ड होते हैं। इट मीन्स स्फेयर होता है और उसका थोड़ा सा कर्ड पाथ हम लेते हैं रिफ्लेक्शन को करने के लिए। तो 2 तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। कॉनकेव वो होते हैं
कॉनकेव मिरर वो होते हैं जिसमें बाहर की तरफ तो पेंट रहता है लेकिन अंदर की तरफ शाइनिंग सरफेस होता है और अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है जिसमें अंदर की तरफ पेंट रहता है लेकिन बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। नाउ जब भी आप ये मिरर पढ़ोगे तो इनमें कुछ इनके मेन पॉइंट होते हैं, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। नाउ सबसे पहले बात आ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको समझने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दिस इज़ द डायग्राम। अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो ये पूरा एक स्फेयर था, उस स्फेयर का हमने थोड़ा सा पार्ट लिया है, ये थोड़ा सा पार्ट केवल रिफ्लेक्शन को करने के लिए। अगर इस मिरर को पूरा किया जाए तो इसका एक स्फेयर बना और उसका एक सेंटर होगा और उसी सेंटर को कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने जितना रिफ्लेक्शन करने के लिए मिरर लिया उसका भी एक मिड पॉइंट होगा जिसको कहा जाएगा पोल, जिसे पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर आपकी एक लाइन जाएगी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। और जितना आपने मिरर लिया है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक की जो डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा अपर्चर ऑफ द मिरर। तो सेम आपका ये कॉन्वेक्स है और ये आपका इधर कॉनकेव है। तो दोनों ही केसेस में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये ऊपर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है या मिरर तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ रेडियस। पोल, जो आपने मिरर लिया है रिफ्लेक्शन करने के लिए, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका जो सेंटर होगा दैट इज़ पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक लाइन आपकी प्रिंसिपल पोल और जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जाएगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है आपके कॉनकेव मिरर, ये वाला आपको दिखाया गया है। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रे आती है पैरेलल, वो सारी की सारी जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएगी, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया। आप देख भी सकते हैं ये रे पैरेलल आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वापस सारी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रही है। तो क्योंकि कॉनकेव मिरर की एक खास बात होती है कि ये रेस को एक पॉइंट पर फोकस करा सकता है, इकट्ठा करा सकता है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसी का उल्टा होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब होता है रेस को फैला देना। कॉन्वेक्स मिरर की एक खास बात होती है कि जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल, वो मिरर से टकराने के बाद इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में फैल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको पीछे की तरफ मिला दो तो वह ऐसा लगेगा कि पीछे एक पॉइंट पर जाके मिल रही है। तो इसलिए इसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाएगा वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स का जो फोकस रहेगा वो हमेशा वर्चुअल फोकस रहेगा और कॉनकेव का जो फोकस रहेगा वो हमेशा रियल फोकस रहेगा। जहाँ पे ये रेज मिलती है वहाँ पे कैपिटल F पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब होता है फोकस। इस फोकस पॉइंट और पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज़ द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब फोकस हो जाती है। कॉन्वेक्स, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज। ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे फोकस हो रही है। नाउ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता ही है। देर इज अ रिलेशन बिटवीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज 2 टाइम्स, डबल होती है हमेशा फोकल लेंथ की। अगर फोकल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है दैट इज फोकस। एंड नेक्स्ट पोर्शन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।